हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 3 में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 2 को देखने से पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हों तो हमें कमेंट्स में लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि आखिर गुड्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीचर अपनी प्री असम्पशंस के कारण ये मान लेता है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें पहले से ही पता हैं, लेकिन शायद वो चीजें बताई जानी चाहिए। तो सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स रेफर्स टू दोज मटेरियल और फिजिकल मटेरियल थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड एंड वांट्स। वो मटेरियल थिंग्स, वो फिजिकल मटेरियल थिंग्स जो हमारी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, अब व्हाट इज फिजिकल थिंग्स? फिजिकल विच कैन बी सीन और विच कैन बी टच्ड, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। अब सपोज ये चौक है, इसे मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, और ये क्या है, मेरी नीड एंड वांट्स को, लिखने की नीड एंड वांट्स को पूरा कर रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? गुड्स। एक प्रोड्यूसर के लिए उसकी मशीन क्या है? गुड्स, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्शन की नीड को सेटिस्फाई कर रही है। सो देयर आर सो मेनी गुड्स अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। अब इन सभी गुड्स को, इतने सारे गुड्स को हम किस तरह से याद रखें? बाय क्लासिफाइंग दीज गुड्स इनटू 4 कैटेगरीज। और इन 4 कैटेगरीज में हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? वी विल हैव 2 वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वे, goods can be classified into final goods and intermediate good. According to another way, second way, goods can be classified as consumer goods and capital goods. तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, अंडर विच वी विल स्टडी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। शुरुआत करते हैं फाइनल गुड्स की डेफिनेशन से। और आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें किस तरह से कम चीज़ों को याद करके उन्हें बार बार यूज में लाना है। तो शुरू करते हैं हमारी डेफिनेशन फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन को करने के लिए आपको 3 बेसिक चीज़ें याद रखनी है। चलिए, फाइनल गुड्स आपको पूरा लिखना है। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, फर्स्ट फीचर, which have crossed the boundary line of production। ऐसे गुड्स जो मशीन से बनकर बाहर आ चुके हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं। दूसरा, now no value to be added in it। अब इसमें कोई भी किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं करना है। और तीसरा, which are ready to use, which are ready to use। So these 3 are the basic characteristics for a good to be called as final goods, which have crossed the boundary line of production, now no value to be added in it, and third one, which are ready to use. For example, sugar used by household consumer। एज अ हाउस होल्ड कंज्यूमर मैं मार्केट से शुगर परचेज करके लाया और वो कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मशीन से बाहर निकल चुकी है और उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करना है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? एज अ हाउस होल्ड कंज्यूमर मेरे लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स। फाइन। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन करने के बाद आइए हम करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। हम फाइनल गुड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एंड सेकेंड वन, फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड।
अब यहां पर मुझे स्मार्ट वर्क क्या करना है, मैंने डेफिनेशन याद करनी है एक, जिसको मैं बार बार यूटिलाइज करूंगा। नाउ व्हाट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स? फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which are ready to use by its final user. And who is final user here? Household consumer. For example, bread used by household consumer. अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे सेम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की डेफिनेशन को यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, कैसे? अब मैं फाइनल गुड प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय इट्स फाइनल यूजर। अब यहां पर फाइनल यूजर कौन हो जाएगा? प्रोड्यूसर। यस, प्रोड्यूसर। सेम डेफिनेशन, एफर्ट कम लेकिन बेनिफिट्स ज्यादा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सपोज मशीन used by producer or tractor used by farmer। अब फार्मर क्या है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब वो क्या यूज कर रहा है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या है? जो बाउंड्री लाइन से, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुका है, ट्रैक्टर में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करना है, कोई भी, एंड नाउ इट इज रेडी टू यूज। ठीक है, फॉर हार्वेस्ट, फॉर कल्टीवेशन प्रोसेसेस। तो ये क्या हो गया? फाइनल गुड्स फॉर प्रोड्यूसर। अब एक चीज और, अगर हमें डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है दोनों की, विद एग्जांपल क्लियर हो चुका है, अब हमें करना क्या है कि इनके एक्सपेंडिचर को क्या नाम दें। तो यहां पर क्या रहेगा आपका? जो फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर and expenditure made on final producer goods are known as investment expenditure। investment expenditure। These consumption expenditure are denoted by C and these investment expenditure are denoted by I। अगर अब मेरे से कोई पूछे कि टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स किसके इक्वल होता है? नाउ आई कैन इजीली टेल यू दैट एक्सपेंडिचर ऑन, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स is equal to C plus I and we know that what is C? C is consumption expenditure and I is investment expenditure। तो ये था आपका टॉपिक फाइनल गुड्स से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। आइए अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ स्मार्ट वर्क क्या है? मुझे फाइनल गुड्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद थी। कौन कौन सी? विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, सेकेंड नाउ नो वैल्यू टू बी एडेड इन इट, और तीसरा कौन सा? दीज आर रेडी टू यूज। अगर वो तीनों फीचर आपको याद हैं, बस वही आपने यहां पर इस्तेमाल करनी है, मतलब स्मार्ट वर्क। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स फर्स्ट विच हैव नॉट cross the
बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, yet some value to be added in it. Third, these are not ready to use. मेरे ख्याल से आप डेफिनेशन इसकी बिल्कुल अच्छे तरह से आपने रट ली होगी। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, मशीन से बाहर अभी नहीं निकले हैं। येट सम वैल्यू टू बी एडेड इन इट, अभी इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी है। एंड थर्ड वन, विच आर नॉट रेडी टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, शुगर यूज्ड बाय बेकर। अब शुगर जो बेकर यूज कर रहा है वो अभी रेडी टू यूज नहीं है, क्योंकि उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा बिस्किट। बिस्किट में वो उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अभी शुगर कहाँ पर है? मशीन के अंदर है। बाकी प्रोडक्ट्स के साथ उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो रही है और अभी वो रेडी टू यूज नहीं है। तो ये आपका हो गया शुगर यूज्ड बाय बेकर, एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ अब हमें इससे एक चीज पता चलती है जो हमें आगे के चैप्टर में हेल्प करेगा, दैट व्हाट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये आपको जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आएंगे तब आपको यूज होगा। अभी आप ये देख लीजिए कि वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट कहाँ से आया? इंटरमीडिएट गुड्स की हेल्प से आया। टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, अगर मैं निकाल देता हूं इसमें से टोटल आउटपुट में से, तो क्या निकल जाएगा? वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक चेयर बनाई, ठीक है, चेयर की कॉस्ट कितनी है? 1000 रुपीज फॉर एग्जांपल। उसमें रॉ मटेरियल जो भी मैंने यूज किया, इंटरमीडिएट गुड्स जो भी यूज किए, फॉर एग्जांपल वुड, मैंने लोहे की कील उसमें यूज की होगी या कुछ और मटेरियल यूज किया होगा, उन सभी की कॉस्ट मिलाकर है 800। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट 1000 में से उसके इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट 800 लेस कर देता हूं, तो बाकी 200 क्या है? मेरा वैल्यू एडिशन। मैंने उस रॉ मटेरियल में जो वैल्यू एडिशन किया है वो क्या है? मेरा वैल्यू एडिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। अब यहाँ पर कई बार आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैन सेम गुड्स बी यूज्ड एज फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स? क्या सेम गुड एक ही है, लेकिन उसको क्या हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों की तरह यूज कर सकते हैं? यस, आप इसका प्रॉपर वे में आंसर करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, वेदर इट इज यस और नो। यस, सेम गुड कैन बी यूटिलाइज्ड एज फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर। फिर आप नीचे एक हेडिंग देंगे, क्या? इफ फाइनल यूजर इज हाउसहोल्ड कंज्यूमर, फाइन। इफ फाइनल यूजर इज हाउसहोल्ड कंज्यूमर, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, शुगर यूज्ड बाय हाउसहोल्ड कंज्यूमर। और नेक्स्ट हेडिंग देंगे, इफ फाइनल यूजर इज प्रोड्यूसर। इफ फाइनल यूजर ऑफ द गुड इज प्रोड्यूसर, then it will be considered as intermediate good. For example, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शुगर used by baker। यहाँ पर शुगर हाउस होल्ड भी यूज कर रहा है एज अ फाइनल गुड्स, और शुगर एज बेकर यूज कर रहा है किस तरह पे, किस तौर पर? इंटरमीडिएट गुड्स पे। तो यस, डेफिनेटली सेम गुड्स कैन बी कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो आइए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज डिफरेंशिएशन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। स्मार्ट वर्क की बात करते हैं हम लोग। हमें 3 फीचर्स याद हैं
फाइनल गुड्स की और इंटरमीडिएट गुड्स की, तो हमारे 3 डिफरेंस भी रेडी हैं। पहला, these have crossed the boundary line of production, whereas हमें पता है इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं, these have not crossed the boundary line of production। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सेकंड वन, नो वैल्यू टू बी एडिड इन इट, और इसमें येट सम वैल्यू टू बी एडिड इन इट। यहां पर हमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करनी है, जबकि यहां पर अभी इनके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी है। थर्ड, दीज आर रेडी टू यूज, whereas these are not ready to use। इसके बाद ये हुए हमारे 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर 3 डिफरेंस। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप एज अ हाउस होल्ड कंज्यूमर कोई चीज़ परचेज करके लाते हैं तो क्या उसको घर पर लाकर रीसेल करने के बारे में सोचते हैं? नहीं, एज अ कंज्यूमर हम ऐसा कभी भी नहीं सोचते। इट मीन्स these are not resold for profit, whereas हम क्या करते हैं, बेकर शुगर लेकर आया और उसको रीसेल कर दिया उसका प्रॉफिट के लिए। तो these are resold for profit। क्या एज अ हाउस होल्ड कंज्यूमर जब आप कोई फाइनल गुड्स लेकर आते हैं तो क्या उसको किसी और चीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं? नहीं। यस, दीज आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल, whereas these are used as रॉ मटेरियल। हमारे डिफरेंस हो गए हैं 5, अभी खत्म नहीं हुए हैं। 6th, आपने 9th में 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि नेशनल इनकम में हम किसकी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते। तो these are considered while calculating national income, whereas intermediate goods are not considered, these are not considered while calculating national income। नेक्स्ट 7th डिफरेंस जो बनेगा हमारा वो रहेगा एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स is equal to consumption expenditure
प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वेरेज जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर है दैट इज नोन एज, या तो हम इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन इंटरमीडिएट गुड्स, और या फिर इसका अल्टरनेटिव नेम जो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय बहुत बार यूज करेंगे वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको याद रखना है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स आर नोन एज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स या फिर मोस्ट पॉपुलर नेम इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड लास्ट डिफरेंस आपका बनेगा एग्जाम्पल शुगर यूज्ड बाय हाउसहोल्ड कंज्यूमर, वेरेज इसका एग्जाम्पल बन जाएगा शुगर यूज्ड बाय बेकर। सो दीज आर द 8 डिफरेंस विच यू नीड टू डू। आपका बहुत आसान हो जाएगा करना और नंबर कहीं पे भी कटने के चांसेस नहीं है। आप एग्जामिनर आपसे 6 डिफरेंस मांग रहे हैं और आपने कितने दे दिए, 8, ठीक है, और याद करना बिल्कुल आसान। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर रहता है कि इज इट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? क्या दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंस रखता है? Yes, it is very important to differentiate between final goods as well as intermediate goods. क्यों ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इट लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करता हूं तो ये डिफरेंशिएशन नहीं करें तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल एक फार्मर ने अपने फील्ड के ऊपर गेहूं उगाई, गेहूं उसने फ्लोर मिल को बेच दी, आटे चक्के वाले को चक्की वाले को बेच दी 8 रुपये में, फॉर एग्जांपल 8 रुपये किलो में, और चक्की वाले ने उसका आटा बनाकर बेकर को बेच दिया 10 रुपये में, और यहाँ पर 10 रुपये में बेच दिया, और फिर बेकर ने उसका बिस्किट बनाकर बेच दिया 15 रुपये का। अगर हम यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को नहीं कंसीडर करते और सबकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं 8 + 10 + 15, टोटल कितना हो गया 38 + 10 + 15 = 33, ठीक है। मेरी नेशनल इनकम कितनी बन गई 33, लेकिन मुझे क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज़ का जो फाइनल गुड्स था वो कंसीडर करना था, क्योंकि 15 रुपीज़ के बिस्किट में ये सभी आटे की, शुगर की, सभी चीज़ों की वैल्यू ऐड थी, इस आटे की वैल्यू उसमें ऐड थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंशिएशन नहीं करता हूँ तो मेरी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेटेड हो जाती है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस व्हाई टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट वे ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स under which we classify goods into final goods and intermediate goods. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, खुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने दें। जब फ्री में नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ उठाइए, जितना मर्जी बेनिफिट उठाना चाहते हैं उठाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।